Hello aspirants and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 26 September 2021. So let's start today's discussion. The first article states that Cooperative Society Act will be amended soon, says Amit Shah. We will work in tandem with the states. Speaking of the background of this article, he is speaking that one of the article of a constitution which is known by the name of Multi-State Cooperative Society Act. आई थिंक सो इट्स इन 1984 में ये एक्ट आया गया था. सो मिस्टर अमित शाह का ये बोलना है कि ही विल ट्राई टू अमेंड दिस, दे विल ट्राई टू ब्रिंग अमेंडमेंट इन दिस आर्टिकल सो दैट प्रॉपर सिटीजन्स को और उसका फ़ायदा हो पाए. ठीक है. सो पहले हम आर्टिकल पढ़ लेते हैं, आर्टिकल में क्या चीज़ें बताया है, एंड देन विल गो टू द एक्ट्स अबाउट द कोऑपरेटिव सोसाइटी. Union Home and Cooperative Minister Mr. Amit Shah said on Saturday the centre will try to bring Multi-State Cooperative Society Act changes in it. He added that question that cooperatives are the state subjects could be responded in a legal term, but the newly created ministry will work in tandem with the state. Speaking of this thing, हमारा जो cooperative सब्जेक्ट है ये स्टेट के अंदर आता है, बट इनका ये बोलना है कि बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट वी वांट विल वर्क टुगेदर. हम इस टॉपिक पे दोनों सेंटर और स्टेट दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे. Cash rich cooperatives in many states are controlled in the opposition parties such as Congress or Nationalist Congress. Cooperative decide political fortunes in the states such as Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and West Bengal. Mr. Shah said Centre was also planning to amend the Primary Agriculture Credit Society which is PACS. उसके रिलेटेड भी चेंजेस लाने की बात की है उन्होंने. तो जब उस पर चेंज आएगा तब उस एक्ट के बारे में पढ़ लेंगे. अभी के लिए हम जानते हैं अबाउट दिस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट. रिसेंटली अगर हम बात करें, इसको जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का विजन जिसको हम बोलते हैं सहकर से समृद्धि, इस विजन के अंडर कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को पुश लाने की कोशिश की गई है. और हमारा 2021 का जो बजट था उसमें भी कोऑपरेटिव मूवमेंट्स के बारे में कंसिडर उसको किया गया था. ठीक है. अभी अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन ये एक्ट को क्यों लाना चाहते थे, तो वो इसके बेसिक कुछ एम्स थे. ये एम्स हैं. सबसे पहला, इट विल ब्रिंग और इट विल प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द कोऑपरेटिव मूवमेंट. ठीक है. देन इट विल रीच टू द ग्रास रूट लेवल, सभी इस लोगों तक कोऑपरेटिव मूवमेंट या कोऑपरेटिव चीज़ पहुंच पाए. थर्ड चीज़ था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ताकि इससे क्या होगा कि सभी लोग ये जो हमारा मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट है उसके पार्ट लेके दे कैन एक्चुअली हैव अ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं वो. अब कोऑपरेटिव जो वर्ड है इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो ये एक्चुअल वर्ड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि व्हेन एवर एन इंडिविजुअल पर्सन इज वॉलंटरली गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द एनी एंटरप्राइजेस, ठीक है, वॉलंटरी, तो उसको हम कोऑपरेटिव्स बोलेंगे. According to International Labour Organization, a cooperative is an autonomous association of persons with their common economic needs to be fulfilled through and jointly or owned controlled enterprises. For example, मेरा cooperative होगा मेरे जॉब की तरफ, तो हम मेरा जो रिलेशन है दैट इज़ cooperative to my job. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉपरेटिव्स हैं. कंज्यूमर कॉपरेटिव्स हैं, क्रेडिट कॉपरेटिव्स हैं, मार्केटिंग कॉपरेटिव्स हैं, हाउसिंग कॉपरेटिव्स हैं. ठीक है. यूएन जो है हमारे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2012 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कॉपरेटिव्स डिक्लेयर किया है. ये चीज़ आप प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो. उसके बाद नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें, इंडिया में भी कोऑपरेटिव इज़ एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी इकोनॉमी. कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम आए, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे 3 डिफरेंट बॉडीज़ में कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया गया है. सबसे पहला तो हमारा पार्ट, अगर आप पार्ट्स पढ़ोगे तो हमारा पार्ट 9B जो है,
पार्ट 9B, उसमें 97th अमेंडमेंट जो कि 2011 में लाया गया था, बाय द 97th अमेंडमेंट कॉपरेशन वॉकिंग को इंक्लूड किया गया था हमारे पार्ट में। पार्ट के बाद अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, सो आर्टिकल 19(1)(c, आर्टिकल 19(1)(c हमारे पार्ट 3 के अंदर ये चीज़ बोलता है, इट अनेबल्स ऑल द सिटीजन्स टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स to be as in fundamental rights of the citizen, so they can be a form of, they can form their cooperatives. देन उसके बाद अगर हम DPSP की बात करें, सो DPSP में भी 43B, आर्टिकल 43B स्टेट्स अबाउट द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोऑपरेटिव सोसाइटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये कब से टर्म में आया इंडिया में, सो जो सबसे पहला कंट्री था जिसने कोऑपरेटिव के बारे में बात किया था, दैट वाज यूरोप। ठीक है, यूरोप वाज द वेरी फर्स्ट कंट्री जिन्होंने कोऑपरेटिव को अपने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया था। जब वो इम्प्लीमेंट किया गया था तो ब्रिटिशर्स ने वो चीज़ देखी और ब्रिटिशर्स ने इसको फर्स्ट टाइम पे इंडिया में रेप्लिकेट लाने का कोशिश किया, बिकॉज ऑफ द मनी लेंडर्स, जो उनसे मतलब जो फार्मर्स और गरीबों से इतना मनी लेते थे, सो उस चीज़ के अगेंस्ट एटलीस्ट उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके एंड दे कैन हैव देयर ओन लिविंग, जिसके वजह से ब्रिटिशर्स ने कोऑपरेटिव्स को इंडिया में रेप्लिकेट किया था उस टाइम पे। उसके बाद सबसे पहला जो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था बाय द पीपल ऑफ पुणे एंड अहमदनगर टू against the agitation against this money lenders who charge a very high rate of interest. और कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी अलग अलग एक्ट्स लाया था कोऑपरेटिव्स को लेके, जो कि 1879 में, 1883 में और 1884 में लाया गया था। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट की बात करें बैंकिंग को लेके, सो विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बंगाल हमारा पहला कोऑपरेटिव बैंकिंग ओपन किया गया था 1903 में। ठीक है, उसके बाद हमारी क्रेडिट सोसाइटीज़, तो 1904 में हमारा प्रॉपर पहला क्रेडिट सोसाइटीज़ को एनैक्टमेंट लाया गया था। देन हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो हमने पॉलिटी में भी पढ़े हैं, जैसे कि एक्ट 1919, एक्ट 1935। तो आर्टिकल 1919 की बात करें, मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड में भी उन्होंने कोऑपरेटिव को जो है अपने सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किया था। दूसरा आर्टिकल 1935 की अगर हम बात करें तो प्रॉपर कैटेगराइजेशन किया था कोऑपरेटिव्स को लेके, उसमें भी। देन लास्ट अगर हम बात करें 1942 में, सो गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने भी 1942 में एक मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लाया गया था, उन्होंने एक एक्ट लाया गया था मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो ये सब हमारे इंडिपेंडेंस के पहले था। इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंस के बाद हमारे 5 ईयर प्लानिंग्स में कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया गया था। देन 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में नेशनल पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव्स को इंक्लूड किया गया था। देन हमारा नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1962 के अंदर एक प्रॉपर स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी फॉर द फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव। उसके बाद 1984 में हमारा जो ये एक्ट आया गया था जिसको चेंज में लाने के लिए मिस्टर अमित शाह बोल रहे हैं, विच इज़ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। ठीक है, फिर हमारा नेशनल पॉलिसी ऑन कोऑपरेटिव 2002 में भी आया था। और अभी भी हमारे विजन जो हमने देखा, सहकर से समृद्धि, तो अभी भी कोऑपरेटिव्स को लाया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ क्या इससे डिफरेंस होगा, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स होंगे। ठीक है, और स्ट्रैटेजिक इनपुट मिल पाएगा, कंजम्पशन मिल पाएगा, फिर कलेक्टिवली बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व करेगा ये पुअर लोगों की। देन जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स होता है उसको सॉल्व करेगा। देन हम एक बात कर सकते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो एंटरप्राइजेस को एक हेल्प हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि क्या क्या चीज़ें हैं कोऑपरेटिव्स को लेकर। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जैसे आपको पता है आज संडे है, संडे को मोस्ट ऑफ द न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारी इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज़ वन ऑफ द रिसर्च जो कि वेम्पायर बैच पे किया गया था। कहाँ पर? पनामा में। पनामा बेसिकली बात करूँ तो इट इज़ अ पॉइंट
ज्योग्राफी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ द कैनल ऑफ पनामा, जिस पे बहुत इश्यूज चल रहे हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं। और पनामा अगर बेसिकली हम बात करें तो हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइनिंग पॉइंट हमारा पनामा है, ठीक है, जिसको हम इस्थमस ऑफ पनामा भी बोलते हैं, ठीक है। सो पनामा में ये रिसर्च किया गया था रिलेटेड टू वेम्पायर बैट विच एक्चुअली शोड कि दे हैव अ प्रॉपर सोशल बॉन्ड नेटवर्क्स एंड दे लिव इन अ कॉलोनीज। दोनों का मतलब हम रिसर्च के पैराग्राफ्स पढ़ते पढ़ते देखेंगे। सबसे पहले अगर चीज़ मैं बताऊँ तो बाय द रिसर्च ये चीज़ जाना गया कि इनके बीच में भी फ्रेंडशिप करके कोई चीज़ होती है, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होती फ्रेंडशिप लाइक चीज़ है, ये इनके बीच में भी होती है। दूसरी चीज़ होती है सोशल बॉन्ड, ठीक है, सोशल बॉन्ड इज प्रैक्टिस बिटवीन देम ऑल्सो। और तीसरी चीज़ होती है कॉलोनीज को रिलेटेड। तो रिसर्च के थ्रू ये चीज़ जाना गया था आफ्टर स्टडिंग द फीमेल बैट्स। उन्होंने एक्चुअली 50 फीमेल बैट्स को ये ट्रैकिंग चिप इनमें इंस्टॉल करके उनको छोड़ा था एंड इट शोड कि ये जो फीमेल बैट्स हैं दे हैव अ मोर ऑफ अ सोशल रिलेशन और सोशल बॉन्ड्स विद द अदर बैट्स एज कंपेयर टू मेल, ठीक है। सो क्योंकि ये लोग जब भी मूव कर रहे थे ब्लड सकिंग के लिए, वेम्पायर बैट जब भी जा रहे थे, इट शोड कि दे वेंट इन अ ग्रुप, दे वेंट टुगेदर, तो इट शोड कि दे हैव अ प्रॉपर सोशल बॉन्ड्स एंड फीमेल वेम्पायर बैट्स में ये बॉन्ड ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। फीमेल्स आर मोर गुड इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स। सो अमॉन्ग द बैट्स 23, उसके बाद और एक रिसर्च उसमें देखा गया था कि ड्यूरिंग द रिसर्च, उस 2 साल की रिसर्च में देवर 23 बैच जिनका वाइल्ड बॉन्ड वहीं पे हुआ था रिसर्च के टाइम। एंड आफ्टर 2 साल के रिसर्च के बाद जब उनको छोड़ा गया तो ये 23 बैच कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया कि ये लोग साथ में ही मूव कर रहे थे, दे वर गोइंग टुगेदर। जहाँ भी यूजुअली हम देखते हैं कि जब हम एक जगह से छोड़ देते हैं बर्ड्स को, दे फ्लाई इन एनी डायरेक्शन, किधर भी देखते नहीं है, बट ये बैट्स दे मूव्ड कंटिन्यूसली टुगेदर विच शोड अ क्लोज कॉपरेशन रिलेशनशिप सोशल बॉन्ड्स बिटवीन दिस बैट्स। सो एक फीमेल का बॉन्ड, दूसरा सोशल कोऑपरेटिव बॉन्ड्स इनके बीच में भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द सोशल बॉन्ड के रिलेटेड वही बोला गया क्योंकि जब ये लोग खाने के लिए जा रहे थे, जब ये लोग ब्लड सकिंग के लिए जा रहे थे, दे यूज टू मूव इन अ ग्रुप। इनको देखा गया कि दे हैव अ प्रॉपर ये हाइपोथेसिस बनाया गया था उन्होंने रिसर्च में कि ये जो बैट्स हैं ये लोग इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ पे जाने हैं फूड को लेने के लिए या ब्लड सकिंग के लिए। सो सोशल बॉन्ड उस तरीके से। अब हम आते हैं कॉलोनीज़ के बारे में। तो कॉलोनीज़ के बारे में क्या बोला है, ऐसा नहीं कि वो लोग कॉलोनी में रह रहे हैं, बट दे लिव इन अ वेरी लार्ज ग्रुप, थाउजेंड्स में ये लोग साथ में रहते हैं। यूजुअली आप कभी भी कोई भी एक डार्क एरिया में जाओ, बंद बिल्डिंग में जाओ, आपको 1-2 नहीं मिलेगा, दे लिव इन अ वेरी लार्ज नंबर, सो दैट इज लिव्स इन ग्रुप, ठीक है। और एक चीज़ इनका यूनिक फीचर है, दैट इज़ देयर विंग्स आर ऑलमोस्ट 18 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। दूसरी चीज़, ब्लड इज़ द ओनली डाइट, ठीक है, ब्लड इज़ द ओनली डाइट दैट दे हैव, ठीक है। और ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट लाइक एलिमेंट्स है विच एक्चुअली शॉक्ड द रिसर्चर्स ऑल्सो ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ वेम्पायर बैट्स। सो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना ज़रूरी था कि वेम्पायर बैट्स पे जो रिसर्च हुआ था कि उसके रिजल्ट्स क्या निकले हैं। Now we'll move to the next article. जो हमारा next article है, next article states that indigenous memory technology moves from lab to fab. ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज OTP। वन टाइम पासवर्ड नहीं है ये, इट इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल। इस आर्टिकल के बारे में अगर हम जानें तो हमारे जो IIT बॉम्बे है उन्होंने आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ रिसर्च एक नया इंडिजीनियस इन्वेंशन हम बोल सकते हैं किया है, दैट इज़ रिलेटेड टू दी OTP मेमोरी। OTP मेमोरी क्या है, तो इट इज़ अ मेमोरी, यूजुअली अगर कोई भी मेमोरी चिप होता है उसमें एक छोटी सी फॉल्ट की वजह से हम उसको डिस्पोज कर देते हैं या फेंक देते हैं, विच एक्चुअली बिकम्स अ वेस्ट फॉर अस। बट अगर आप उसी वेस्ट मेमोरी पे, चिप पे, अगर आप OTT मेमोरी को यूज़ करोगे, उसके साथ उसको लाओगे, उसके साथ वर्क करोगे, तो शायद वो जो चिप था इट कैन बी यूज फॉर अ लाइफ टाइम। कैसे बोल सकते हैं, तो प्रॉपर एक एग्जाम्पल दिया है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ मेमोरी चिप, ठीक है, जिसको टेम्परेचर देखने के लिए रखा है, जिसको टेम्परेचर नापने के लिए रखा है, और उसका लास्ट डिग्री जो है वो 100 डिग्री है,
100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर वो नापता है। बट ड्यू टू द फॉल्ट और ड्यू टू डिफेक्ट वो जो है अब 101 डिग्री जो है सेल्सियस नाप रहा है। तो ये जो 1 डिग्री एक्स्ट्रा है दैट इज़ दी ऑफसेट विच इज़ जो एक्स्ट्रा डिग्री है। तो आप क्या करोगे, यूजुअली अगर कोई भी अगर वो क्या करेगा, वो फेंक देगा। बट इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट और इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग इट, आप यू कैन यूज़ दिस चिप on OTP, that is one time programmable memory, and after using it with that parameter ये जो memory है it can be used for a लाइफ लॉन्ग टाइम। क्योंकि वो क्या करता है, जो इसमें चेंजेस है ना वो एक ही बार उसमें वो चेंजेस करता है, बट वो चेंजेस हमेशा के लिए रहता है। सो ये OTP मेमोरी चिप क्या करेगा, इसमें चेंजेस लाएगा ताकि 101 वापस 100 हो जाए और वो हमेशा के लिए यूज़ होगा। ठीक है, सो एक नया इन्वेंशन है जो इंडिजिनियसली इंडिया ने ही किया है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जो है स्टोरिंग वैल्यूज़। स्टोरिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा हम बोल सकते एकदम साइंटिफिकली चीज़ों को वो लोग ने नैनोमीटर स्केल पे नाप कर देन उसको प्रॉपर एक हम बोल सकते हैं एक थिक लेयर में बनाया है, एटॉमिक थिक लेयर में बनाते हैं, देन उसको सिलिकॉन वाटर में डालते हैं, 8 इंच के सिलिकॉन वाटर में, देन उसको प्रॉपर 3.3 वोल्ट पे ब्लो अप करते हैं, उसकी कैपेसिटर बनाते हैं। कैपेसिटर बनने के बाद जब वो ब्लो अप होता है उसके बाद प्रॉपर 180 नैनोमीटर स्केल पे उसको नापते हैं और वो ब्लोइंग अप के बाद उसका यूज़ स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया है साइंटिफिकली क्या चीज़ उसको मानते हैं। देन अगर हम बात करें अबाउट द बेस्ट प्रोसेस, ये चीज़ देखा गया है एक चीज़ कि ये जो हमारा ये जो टेक्नोलॉजी है इट इज़ एक्चुअली कंज्यूमिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्ट एनर्जी। ठीक है, सो ये चीज़ बोला गया है कि विल ट्राई कि उसकी जगह पे कोई एक अल्टरनेटिव सोर्स ला पाए ताकि हम ये जो इतना बड़ा लार्ज 3.3 वोल्ट ऑफ जो एनर्जी यूज़ हो रहा है उसको ब्रेक डाउन कर सकें, थोड़ा ब्रेक डाउन करके उसका एनर्जी कंजम्पशन कम करके उसको सेम तरीके से यूज़ कर पाएँ। अब हम आ जाते हैं द फर्स्ट कस्टमर। सो हमारे ये जो मेमोरी चिप है इसके फर्स्ट कस्टमर जो हैं वो हमारे पंजाब के सेमीकंडक्टर लैब बने हैं। सेमीकंडक्टर लैब हैज़ बिकम द फर्स्ट कस्टमर जिन्होंने इंटरनल पर्पस के लिए ये चिप को यूज़ किया है। उसी के साथ साथ IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, देन DRDO सब जगह पर ये चिप यूज़ हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर ये चीज़ बोला जाता है इट टुक देम, उनके रिसर्च के थ्रू थीसिस के बाद उनको 6 साल लगा प्रॉपर ये चिप को डेवलप करने में, विच इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड देयरफॉर इट इज़ स्टेटेड कि ये जो है इट हैज़ मूव फ्रॉम लैब टू फैब। 6 साल की मेहनत उनकी रंग लाई। सो ये आर्टिकल साइंस एंड टेक से थोड़ा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। नाउ विल मूव टू द लास्ट आर्टिकल। ये आर्टिकल अगर हम बात करें तो ये आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाएगा बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लामास क्या है, चार्म्स क्या है, ये सब चीज़ें। चलो सबसे पहले अगर एक बैकग्राउंड दे दूँ तो वन ऑफ दी राइटर नहीं बोलेंगे बट एक डॉक्यूमेंट्री मेकर जिनका नाम है मिस्टर बेनॉय बेल। बेनॉय बेल ने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बनाई है रिलेटेड टू द डांस ऑफ लामा। जिस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने स्पिरिट्स ऑफ चार्म्स के बारे में बात किया है, उसकी प्रॉपर रिचुअलिस्टिक डांस, उसकी स्टोरी क्या है, सब चीज़ बताने की उन्होंने कोशिश की है। सो उनका जो डॉक्यूमेंट्री है उसका नाम है लिबरेशन ऑफ लामास, द डांस ऑफ लिबरेशन ऑफ लामा, डांस ऑफ लिबरेशन ऑफ लामास, ये उनके डॉक्यूमेंट्री का नाम है जो कि दूरदर्शन पे टेलीकास्ट किया गया था। ठीक है, सो ये जो है उन्होंने क्या बोला है कि आज के टाइम पे ये जो लामास का डांस है इट इज़ वन ऑफ द वेरी एंशिएंट और हिस्टोरिक डांस फॉर्म जो आज भी प्रेवलेंट है वर्ल्ड में। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया में ही प्रैक्टिस नहीं किया जाता है बट चाइना हो गया, मंगोलिया हो गया, तिब्बत हो गया, वहाँ पर भी ये लामास का डांस या चार्म्स का परफॉर्मेंस प्रैक्टिस किया जाता है। इसकी प्रॉपर अगर हम हिस्ट्री देखें तो हमारा जो अलग अलग स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसमें से योगाचारा स्कूल ऑफ फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज़्म का पार्ट है ये लामास या फिर ये चार्म्स। योगाचारा बुद्धिज़्म का पार्ट है जो कि कश्मीर में लाया गया था, कश्मीर में लाया गया था बाय दी वसुबंधु एंड असंघ। वसुबंधु एंड असंघ के अंडर ये 4th सेंचुरी में कश्मीर में लाया गया था अंडर दी योगाचारा बुद्धिज़्म फिलॉसफी।
ठीक है. इट इज़ अ सोफेस्टिकेटेड वज्रयाना फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म विच इज़ कॉपरेटेड इन अ चार्म डांस. तो ये जो परफॉर्मेंस करते हैं उसको हम बोलते हैं चार्म. ठीक है. वहाँ से इसको इनकॉर्पोरेटेड किया था और आज के टाइम पर लद्दाख से लेके मंगोलिया तक ये डांस प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस प्रेवलेंटेड है. ठीक है. इसको हम लिबरेशन ऑफ लामास भी बोलते हैं. लिबरेशन ऑफ लामास क्यों बोलते हैं? प्रॉपर इसकी यूनिक स्टोरी अगर हम आपको बताएं तो ये चीज़ बोला जाता है कि जो प्रीस्ट है, जो लामाज हैं, ठीक है, जैसे दलाई लामा, तो लामा इज़ अ प्रीस्ट, हम गुरु हैं उनको इसके लिए लामा बोलते हैं. ये जो लामाज हैं ये लोग प्रॉपर मेडिटेशन करते हैं ताकि वो लोग जो उनके अंदर मतलब वो उनकी क्वालिटीज़ जो हैं वो प्योरीफाई हो जाए एंड वो सिर्फ लामा ही ना रहे, दे कैन बिकम अ डीटी. लिबरेशन की वजह से वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं. अब इसकी प्रॉपर स्टोरी देखिए तो हमारे मिस्टर बेल की ये बात ये बोलनी है कि जब उन्होंने ये स्टोरी की प्रॉपर प्रैक्टिस स्टार्ट, ये स्टोरी का शूट चालू किया था, तो उन्होंने एक्चुअली फुट से लेके मतलब जो लामास थे उनके फुट से लेके हर एक चीज़ को उन्होंने उस पूरे डॉक्यूमेंट्री में दिखाने की कोशिश की. ठीक है. तो ये जो चार्म्स हैं, ये चार्म इज़ बेसिकली अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग परफॉर्मेंस. इसकी स्टोरी अगर हम देखें तो मिस्टर बेल की बेनॉय बेल का ये बोलना है कि 30 साल पहले उनको ये चीज़ के बारे में पता चला कि चार्म्स करके भी कोई चीज़ है एंड इट टुक हिम 15 ईयर्स. 15 साल लगा उनको टू मेक अ प्रॉपर टू कैप्चर एवरीथिंग. उस पर रिसर्च करने को और डॉक्यूमेंट्री करने को उनको 15 साल उस चक्कर में लगा. ठीक है. ये एक बार ये भी इंसिडेंट भी उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द शूटिंग हुआ क्या कि लामास का ये परफॉर्मेंस चल रहा था. परफॉर्मेंस के टाइम इनके साथ जो स्वॉर्ड होता है, जो नाइफ होता है, वो ऐसा फेंका जो बस इनकी जान जाते जाते बच गई. ठीक है. क्योंकि ये बहुत अग्रेसिव डांसिंग है प्रॉपर वो, क्योंकि जो ये लामास हैं ये हमारे प्रिस्ट हैं वही परफॉर्मेंस करते हैं. ये तो मास्क पहनते तो इनको दिखता नहीं कि सामने किधर जा रहा है नाइफ. एंड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ही वो नाइफ उनके ऊपर तरफ फेंक गया था, बट वो जाके जो माइक्रोफोन है उसको लगा एंड मिस्टर बिनॉय बच गए थे उस टाइम पे. ये जो डांस है इट हैज़ एक्चुअल मीनिंग. कैसा मीनिंग? तो हुआ क्या था कि ये चीज़ बिलीव की जाती है कि जो इविल स्पिरिट्स हैं, ठीक है, ये जो इविल स्पिरिट्स हैं ये माउंटेन्स और विंड्स में रहते हैं. ठीक है. तो लोग मतलब जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग यूजुअली इस तरफ नहीं जाते थे बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द इविल स्पिरिट. तो उस टाइम पर गुरु पद्मा संभवा ने इस चीज़ को तोड़ने के लिए ही स्टडीड फ्रॉम नालंदा यूनिवर्सिटी. उन्होंने प्रॉपर तांत्रिक फिलॉसफी को पढ़ा एंड आफ्टर स्टडिंग तांत्रिक फिलॉसफी पढ़ने के बाद उन्होंने ये चार्म को यूज़ किया टू डिस्ट्रॉय द इविल फोर्सेस. तो ये चार्म एक्चुअली कुछ इविल नहीं है बट इट इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ गुड ओवर द इविल थिंग. वो इविल स्पिरिट को ख़त्म करने के लिए ये चार्म प्रैक्टिस गुरु पद्म संभवा ने चालू किया था. ठीक है. टू सेलिब्रेट द गुड ओवर द इविल थिंग ये चीज़ चालू होता है. ठीक है. अब इसका जो अपीयरेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ कि आप ऐसे ड्रेसेस पहनोगे? तो ये जो अपीयरेंस स्टार्ट हुआ था इट वाज स्टार्टेड बाय फ्रॉम दी लाहंग. हाँ, मैं प्रॉपर नाम लिख देती हूँ. पालदोर. ठीक है. अब ये लाहंग पालदोर कौन है, मैं इनकी भी स्टोरी आपको बता देती हूँ. हुआ क्या था 9th सेंचुरी में जो एक किंग थे लंगदरमा. ठीक है. ये एक किंग थे लंगदरमा. इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने एक्शन पास कर दिया था अगेंस्ट बुद्धा टू प्रोसिक्यूट बुद्धा. ठीक है. तो जब ये चीज़ हमारे वन ऑफ द मोंक जिनका नाम था लाहोंग पालदोर उन्होंने सुना तो आउट ऑफ अग्रेशन, आउट ऑफ गुस्सा उन्होंने क्या किया, ही एक्चुअली ड्रेस्ड हिमसेल्फ. उन्होंने एक डिफरेंस अपीयरेंस लिया था विद अ ब्लैक हैट डांसर. खुद को एक ब्लैक हैट डांसर के इसमें डिसअपियर किया था, डिस्गाइज किया था एंड विद दैट अपीयरेंस उन्होंने जाकर उस किंग को जिनका नाम था लंगादरमा उनको जाके मार दिया. ये जो अपीयरेंस जो है लाहुंग पालदोर मोंग के बाद से चालू हुई है.
ठीक है। तो ये दिखने में बहुत सिंपल है, बट वज्रयाना बुद्धिज़्म के हिसाब से हमारा जो मेन ईविल है वो बाहर नहीं, वो अंदर रहता है। सो अंदर के ईविल्स को डिस्ट्रॉय करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो भी एक कहीं ना कहीं एक मीनिंग है जो चार्म्स हमें बताने की कोशिश करता है। तो इसका जो कॉस्ट्यूम और मास्क है वो सब इस कल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है। और ये चार्म्स में कैसा होता है, ये चार्म्स जो हैं इसमें प्रॉपर मंत्रास जो हैं बोले जाते हैं, कंटिन्यू सेक्रेट मंत्रस बोले जाते हैं, और ड्रम्स बजाए जाते हैं। इसके साथ ड्रम्स बजाए जाते हैं, डीप साउंड ऑफ ड्रम, सो दैट कि लोगों को एनलाइटमेंट मिल पाए। वो म्यूज़िक जो है वो एक ऑफरिंग टू द डिवाइन है। ठीक है। तो मंत्रास और ड्रम्स दोनों का यूज़ होता है। आज के टाइम में लद्दाख से लेके तिब्बत ले लो आप, किनाऊ, साउदर्न चाइना, मंगोलिया, सभी जगहों पर ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है। सो आर्ट एंड कल्चर से चार्म्स और लामास क्या होते हैं ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टूड इट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।